अब जो है न्यूटन सेकंड लॉ हो गया कि F इज इक्वल्स टू, न्यूटन सेकंड लॉ अपना हो गया F इज इक्वल्स टू m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम अपान डी टी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया और जो फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगा, न्यूटन। ओके, तो अभी एक जो है केस अपना डिस्कस करने के लिए रह गया कि अगर बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट केस है कि अगर कोई एक एक्सेलरेटिंग बॉडी हो, तो एक्सेलरेटिंग बॉडी मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन है और ये जो है ट्रेन की विंडोज़ है और ये इधर जो है विंडोज है और ये जो है डोर है, ठीक है। तो ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा है और उसने एक कोई तो भी एक जो है बॉल को लेकर के थ्रो किया और थ्रो करके वो ऐसा गिरा। मतलब ये पूरी जो ट्रेन है ये किसी अपना एक्सेलरेशन से जा रही थी, ओके। और उसने जो है विंडोज से ऐसा हॉरिजॉन्टल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसने बस केवल क्या कर दिया, थ्रो किया या ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप भी कर दे तो आप इमेजिन कीजिए कि जब ये ट्रेन चला था, तो उस समय जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और 10 सेकेंड के लिए जब चला तभी उसने जो है ये ऑब्जेक्ट को क्या किया, उसने थ्रो कर दिया। और तो उस समय जो उसमें वेलोसिटी होगी v, अच्छा उस एक्सेलरेट हुआ, ट्रेन क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए 10 सेकेंड के लिए। तो जब उस 10 सेकेंड होते ही उसने क्या किया कि विंडो डोर पे आके उसने उस ऑब्जेक्ट को ऐसा ड्रॉप कर दिया जो है। तो ड्रॉप करते ही वो ऑब्जेक्ट कैसे जो है, मतलब जैसे ही उसने इसको ऐसा ड्रॉप किया तो उसमें एक जो है एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जो कि अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और ये जो वेलोसिटी है वो ये कुछ इस प्रकार ऐसा गिरे। v इक्वल्स टू क्या हो गया, u प्लस ए टी। u क्या 0, a कितना है 2 और ये 10। तो जैसे ही आप जो है ये जो इंसान है, जो ये आदमी खड़ा है जो है डोर पे, ये जैसे ही उस बॉल को ड्रॉप करेगा तो उस समय उसमें जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से वो उसको ऐसा, मतलब टेंजेंशियली उसमें ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी और ये ऐसा गिरना चालू हो जाए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि क्या जब आप बॉल को ड्रॉप कर दोगे विंडो से या फिर डोर से ट्रेन के, तो क्या बॉल में ट्रेन की एक्सेलरेशन रहेगी कि वो एक्सेलरेशन नहीं होगा उसमें, या क्या एक्सेलरेशन होगा। तो आंसर है कि बॉल जस्ट फॉरगॉट द मेमोरी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। बॉल जो है ट्रेन के एक्सेलरेशन की जो मेमोरी है वो उसमें नहीं होगा, मतलब ट्रेन की एक्सेलरेशन नहीं रहती उसमें। एक क्या होगा, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा जो कि होगा 20 मीटर पर सेकेंड से वो ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा, प्रोजेक्टाइल करके नीचे गिरेगा जो है, ओके। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रो या और ड्रॉप from a non-inertial frame of reference, then it has no memory of acceleration of non-inertial frame of reference, okay। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया कि जब भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और वहां से कोई एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए या तो थ्रो किया जाए, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, वो एक्चुअली एक वेलोसिटी गेन कर लेगा। और अगर इसके बाद पूछा जाए कि उसमें कौन सी एक्सेलरेशन होगी, हाँ, तो वो जो है ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन अभी होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g माइनस जी जे कैप। उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g लगेगा, क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी मोशन करने लगा। बट ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा उसके अंदर, उसके अंदर अब कोई एक वेलोसिटी होगी जो कि ऐसा, अगर सिचुएशन ऐसी है तो, और जो भी सिचुएशन हो आपके सामने आप वैसा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये केस हो गया। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पे और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद जो है एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो है आपके लिए न्यू क्वेश्चन है जो है कि
बुलेट, आप नोट करें इसको, एक क्वेश्चन है कि अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kilogram moving with a speed of with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and it is stopped after a distance of 60 सेंटीमीटर। आगे है, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स exerted by the block on the bullet। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं जो है। तो कह रहा है कि बुलेट ऑफ मास 0. ये आपका सॉल्यूशन, मास कितना दिया है, बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम का मास है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है, 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। इंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट स्टॉप आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ, कुछ तो भी, ये आपका ऐसा ब्लॉक हो गया। ओके, ये ब्लॉक है, हैवी वुडन ब्लॉक, और ये यहां से एक बुलेट जो है ऐसा जाकर के यहां से होल बनाते हुए ये कुछ तो भी यहां आकर के किसी एक पॉइंट पे रुक जाता है। यही कह रहा है ना, इंटर से हैवी वुडन ब्लॉक इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो ये जो पोजीशन है, यहाँ से ये यहाँ तक आते आते कितना 60 सेंटीमीटर में स्टॉप हो जाता है। ओके, ऐसा एंट्री करने के बाद स्ट्राइक करके और यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे स्टॉप हो जाता है। तो आगे कहता है क्वेश्चन कि इंटर्स डिस्टेंस ऑफ 60, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। तो कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगा, बहुत अच्छा। तो ये टकराते वक्त जो है, जब वो स्ट्राइक कर रहा था, टकरा रहा था इस सरफेस से, तो उस समय इसमें वेलोसिटी कितनी थी, 90 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल 0। ये हो गया इनिशियल, तो ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u। अच्छा, जब आपको इनिशियल और फाइनल दिया हो और डिस्टेंस दिया हो, तो आप जो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो ये v² 0 हो गया, u² कितना हो गया, 90 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2a और s की वैल्यू 0.6। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 8100 डिवाइड बाय कितना, 1.2। अभी मैंने इसको डिवाइड किया और माइनस के साथ, तो डिवाइड करके हमें मिलेगा -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर
इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास कितना 0.04 मल्टीप्लाइड बाय -6750, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 270 न्यूटन। कितना आ जाएगा 270 न्यूटन। तो इसे आप फोर्स कहेंगे तो -270 न्यूटन, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फोर्स पॉजिटिव नहीं है, तो कौन सा फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। तो व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, एवरेज देयरफॉर, अच्छा लैंग्वेज जो लिखेंगे एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, तो यहाँ पर आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लैंग्वेज में खुद ही बता दिया है कि रेजिस्टिव फोर्स है। तो व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स 270 न्यूटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट और कभी कभी जेई तक में आए हुए हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसे नोट कर लें, ठीक है, ये हो गया। और अभी एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके स्टेट बोर्ड बुक से, एग्जाम्पल नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल 4.1। तो 4.1 को देखते हैं। 4.1 क्या कहता है कि a hose pipe used for gardening is ejecting water horizontally at the rate of 0.5 meter per second. Area of bore of pipe is 10 centimeter square. Calculate the force to be applied by gardener to hold the pipe horizontally stationary. Okay, जैसे ही वो वाटर बाहर निकलेगा तो एक जो है फोर्स एक्सर्ट होगा, जो है जिसको आप रिकॉइल फोर्स कह सकते हैं, या रिकॉइल जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा वाटर, उसी वो एक रिकॉइल वेलोसिटी उस जो है पाइप पे लगेगा, जो कि उसे होल्ड करने के लिए आपको उतना अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ आपको यही बताना है कि क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा ये। तो हमें पता है कि द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, उसने हमें बता दिया, सब कुछ आंसर में दे दिया है। अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट, एग्जांपल कौन सा है, जो है 4.1, एग्जांपल 4.1। तो हमें पता है कि m इंटू डी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम अपान डी टी। तो यहाँ पर बता रहा है कि पाइप से जो पानी निकल रहा है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से 0.5 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन तो इसमें होगा नहीं, मतलब यहाँ पर जो टर्म है डी बाई डी टी क्या हो गया, 0। अच्छा, एक बात है कि उसका जो है मास जरूर चेंज हो रहा है, जो है तो F इज इक्वल्स टू वी इंटू पर सेकेंड के लिए किसी मतलब इंस्टेंट पर जब वो ऐसा बाहर आया तो फोर्स बैकवर्ड एक्सर्ट करेगा, तो हमें उतना ही फॉरवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फॉरवर्ड फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, v इंटू डी एम अपान डी टी। तो यहाँ से देखा जाए तो v d बाई डी टी, और वो जो मास है वो क्या है, वाटर है, उसकी पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया से ऐसा जो है वाटर ऐसे निकल रहा है। तो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऐसा इमेजिन करते हैं, पर सेकंड के लिए लेते हैं, तो किसी यूनिट सेकंड में, यूनिट टाइम में ये जो डिस्टेंस चला उसने डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, v इंटू क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम 1, तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एक्चुअली यहाँ जो वॉल्यूम है ये इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये इसका जो है ये लेंथ है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से ये जो है एक्चुअली ये वॉल्यूम है, तो यहाँ और ये वाली वेलोसिटी है। तो v इंटू डी बाई डी टी इंटू रो इंटू ये वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ ये बताया कि जो ये लेंथ है यही तो जो है मतलब जितना लेंथ ऑफ वाटर जो है पाइप का भरा हुआ लेंथ ऑफ वाटर बाहर आ रहा है उतना ही चेंज हो रहा है। तो ये जो है v इंटू रो इंटू ए इंटू डी एल अपान क्या हो गया, डी टी। तो डी एल अपान डी टी मतलब जितना लेंथ डी टी टाइम में निकल रहा है जो है वो क्या है, वही उसकी वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। तो ये हो जाएगा v इंटू रो इंटू ए इंटू वी
तो रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर ये हो गया फोर्स, मतलब ये फोर्स है। तो देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू रो अगर हम लोग इसको सीजीएस यूनिट में ले तो डेंसिटी कितनी होगी 1, एरिया कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी दे रखा है उसने 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे कितना आ जाएगा 50 हाफ होल स्क्वायर। अभी हम आप इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2500 और ये आ गया 25 इतना क्या डाइन, ठीक ये, और F इक्वल्स टू 0.25 न्यूटन, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक तो आपका ये अच्छा न्यूमेरिकल रहा। अभी हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? अगर हम लोग डिस्कस करें न्यूटन थर्ड लॉ पे, तो जो न्यूटन थर्ड लॉ है, आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अगर आपने ऐसा लंबा टाइम लिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देखें यहां पर कि न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड, अगर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. This is called Newton third law. Means to every action there is always an equal and opposite reaction. कैसे भी आप एक फॉर्मेट में आपको समझाना है जो है कि जब भी न्यूटन थर्ड लॉ की बात आए तो वहां मतलब एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ की ये समझा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया जाता है तो जहां पर आप फोर्स लगाते हैं तो वो जो आप लगा रहे हो वो एक्शन है, और जहां पर फोर्स लगा वहां से तुरंत एक रिएक्शन होता है जो है, तो मतलब एवरी एक्शन और वो जो रिएक्शन है हमारे एक्शन फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो इसका मतलब कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1 कि फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी, ऑन ऑब्जेक्ट बी। तो फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी, तो फोर्स जिस पे लग रहा है वो पहले और ये बाद में। तो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी is equals to force applied by B on A, FAB। तो यहां से आप देखेंगे कि फोर्स अप्लाइड बाय A on B, फोर्स अप्लाइड बाय A on B, फोर्स अप्लाइड बाय A on B is FBA is always equal and opposite to the FAB। चाहे आप पहले इसको लिख के माइनस लगाएं, तो ये आपका जो है इसको जरा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की एक ये आपके लिए एग्जांपल है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो क्या है ये FAB इक्वल्स टू माइनस ऑफ FBA। अगर मैं इनका मॉड ले लूं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल आ जाएंगे, मतलब इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एक तो बात ये हो गई कि आपने समझ लिया कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में
टकराते हैं तो उन पे जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं जो है। एंड सेकेंड थिंग्स कि कभी कभी जो है लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पहले एक्शन होगा फिर बाद में रिएक्शन होगा। नहीं, एक्शन और रिएक्शन साथ में होता है एंड फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर। कभी भी अकेला फोर्स नहीं आता। जब भी फोर्स आएगा तो वो कब आएगा, कैसे आएगा, पेयर में आएगा जो है। मतलब कि अकेला फोर्स कभी नहीं होता। जैसे आप सोचो कि मैंने एक फोर्स लगाया, नहीं, फोर्स लगा जहां पर हमने लगाया वहां भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग गया। तो ये यहाँ से फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, देखिए इसने इस पे फोर्स लगाया तो उसी समय क्विक इंस्टेंट पे इसने इस पे फोर्स लगाया। तो जो इसने लगाया अगर ये एक्शन है तो ये वाली रिएक्शन है, इसलिए इसे एक्शन रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है जो है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है हम लोग जो है न्यूटन थर्ड लॉ को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गया। और इन दोनों का अगर सम किया जाए, अगर आप इन दोनों फोर्स का सम करें, द वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी प्लस फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, तो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी क्या है, एफ बी ए, एंड फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, एफ ए बी। इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अरे यही तो, ये राइट साइड चला गया और माइनस के साथ आ गया। तो आप देखिए जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। ओके, तो यहाँ से जो है आपको न्यूटन थर्ड लॉ अच्छे से टच में आ गया। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जब न्यूमेरिकल्स में ही आता है तो और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनती चली जाती है। तो ये रहा जो है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका न्यूटन थर्ड लॉ। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ओके, तो देखते हैं जो है कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ओके, तो यहाँ से आपने सब डिस्कस कर लिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ लिया, सेकेंड लॉ समझ लिया, थर्ड लॉ को भी समझ लिया आपने। अब बारी है जो है कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझना। अब क्या है ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो आज मैं आपको जो है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्लियर कराता हूँ। इनर्शियल पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम लोग बात करें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, means a such type of frame which is follow the Newton first law called inertial frame of reference. Yes, such type of frame of reference which is follow the Newton first law called inertial frame of reference. तो ऐसा फ्रेम जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करे। न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करे मतलब कि अब पहले तो फ्रेम आप समझ लो क्या है। जैसे कि हम लोग कार में बैठे हैं तो कार हमारे लिए एक फ्रेम है जिस फ्रेम में हम बैठे हैं। ओके, जैसे हम लोग जो है क्लासरूम में बैठे हैं, जैसे मैं यहाँ पे अभी खड़ा, क्लासरूम है, तो क्लासरूम तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल रेस्ट पे है। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर कार कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो उस समय वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा बिहेव करती है, जैसे कि क्लासरूम। तो ये लोग जो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो या तो रेस्ट पे हो, है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन या नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, तो वो होता है जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज व्हिच इज फॉलो द न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मूविंग बॉडीज या यूनिफॉर्म मूविंग बस, कार्स एंड कोई भी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जो रेस्ट पे हो। हालांकि बिल्डिंग मूव नहीं करती लेकिन सिचुएशन बनाई जा सकती है, इसलिए ऐसी बिल्डिंग जो रेस्ट पर हो, या क्लासरूम जो कि क्लासरूम रेस्ट पर हो, जैसे कि ये अभी जो क्लासरूम है ये रेस्ट पे है जो है। तो ये जो क्लासरूम है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक एग्जांपल है जो है। ओके,
तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो इससे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप देखें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो जो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सिंपल सी, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? जो यूनिफॉर्म में हो या रेस्ट पे हो तो इनर्शियल। तो फिर जो ये दो कंडीशन छोड़ के तीसरी वाली में हो, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो क्या हो गया? नॉन इनर्शियल। मीन्स a such type of frame of reference which is not follow the Newton's first law called non-inertial frame of reference। okay? तो आप देखें जो है कि जैसे कि कोई एक बॉडी है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कोई एक कार है, कार के अंदर एक पेंडुलम को आप हैंग कर दीजिए। तो पहले तो पेंडुलम ऐसे होगा जब वो रेस्ट पे होगी, मतलब जब वो इनर्शियल वाला कंडीशन होगा, तो रेस्ट पे होगा तो ऐसे होगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये कार जो है ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने लगती है, तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम ये स्ट्रिंग तो स्ट्रेट ही रहेगी, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी और ये वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगा थीटा। ये हुआ यहां नीचे mg, टेंशन इधर। तो अगर मैं इसको बोलूं ये थीटा, ये भी थीटा होगा, तो ये हो गया t cos थीटा और इधर t sin थीटा। तो इसका मतलब कि कोई तो भी इधर लगने वाला फोर्स है और यही फोर्स है स्यूडो फोर्स। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है और वो स्यूडो है ये। अगर इसका मास m है और ये एक्सेलरेशन है तो ये जो स्यूडो होगा f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो एट इक्विलिब्रियम आप इसका FBD बनाकर देखें, ये इधर क्या है mg, ये थीटा, ये टेंशन, ये भी थीटा, तो ये हो गया t cos थीटा और ये t sin थीटा और इधर क्या है m इंटू ए। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम के केस में t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए। implies that t sin theta upon t cos theta is equals to m into a by mg। कैंसल, t से t कैंसल और ये tan थीटा इज इक्वल्स टू a by g और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a by g। ओके, तो ये ऐसा आपका केस होगा कि ये तो एक ऐसा न्यूमेरिकल जैसा था कि आपको स्यूडो फोर्स की जब बात आए तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा याद रहना चाहिए। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं करता और वो जो फ्रेम होता है वो एक्सिलरेटेड मोशन करता है। क्या करता है? एक्सिलरेटेड मोशन करता है। तो जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करने लगेगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। अब उसमें अगर कोई भी बॉडी रखी हुई है तो उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जो है। वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आएगा, क्वेश्चंस में आएगा कि जब भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो उसमें रखी हुई बॉडीज उसमें रखी हुई बॉडीज पर एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स कहेंगे। कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। और वो स्यूडो फोर्स पर जो फोर्स होगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन और उसके मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब कि आप एग्जांपल के तौर पे एक ट्रॉली है, ठीक है, ये यहां से ट्रॉली पर एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो ट्रॉली है ये कुछ तो भी a एक्सेलरेशन से चलने लगती है। तो इस पर जो है एक स्यूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए, ये स्यूडो फोर्स है। अब वो फ्रिक्शन आगे चल के मैं बताऊंगा आपको जो है, तो फ्रिक्शन भले ही ये इस डायरेक्शन में लगे लेकिन उस पर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है m इंटू ए जो उसके एक्सेलरेटेड मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगता है। अब मैं आपको फील कराता हूं।